हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पे इस वीडियो से हम थोड़ा बहुत शिफ्ट करेंगे थ्योरी से न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहले तो हम फॉर्मेट्स को समझना शुरू करेंगे ताकि हम उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स कर पाएं, क्योंकि इनकम टैक्स में न्यूमेरिकल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज में टैक्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। तो आने वाले चैप्टर में हम और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखते हैं आज का कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहिए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो पहले ये तो हमारा ये टॉपिक रहेगा सबसे मेन कि प्रॉपर्टी जो हमने एज अ स्टॉक ट्रेड के लिए रखी हुई है। हम सब जानते हैं अगर हम एज अ बिजनेस बात कर रहे हैं तो हम बहुत सी प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास जो हमें ट्रेड करनी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल बार बार ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो एज हमने स्टॉक उसे रखा हुआ है। तो कई बार जो बिल्डर्स है ना वो बिल्डिंग्स को भी एज अ स्टॉक अपने पास रखते हैं, या तो रीसेल के पर्पज से, मतलब फॉर एग्जांपल एक बिल्डर है, उसने कोई बिल्डिंग बनाई, वो उन सारे फ्लैट्स को ठीक है क्या करेगा, सेल करेगा, तो उसको हो गई रीसेल की बात। लेकिन कई बार अगर रीसेल नहीं भी होता है तो फिर वो जो पर्सन है टेम्परेरी टाइम के लिए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को रेंट पे भी लगा सकता है। यानी कि इनकम जनरेट करने के लिए उसने बिल्डिंग्स को एज अ स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, जिसको या तो वो रीसेल करके पैसा कमाएगा या फिर उससे रेंटल इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई मेन बात। तो ये मैंने आपको समझाया कि प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड ये होता क्या है। तो प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट्स स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस, देन इनकम इज टू बी चार्ज्ड ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जोन सा हेड हम जिस हेड के अकॉर्डिंग हम इस इनकम को चार्ज करते हैं वो हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो इनकम जो हमने हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट की है टिल द टाइम, उस टाइम तक दे आर अनसोल्ड, जब तक वो अनसोल्ड नहीं की गई, जब तक वो अनसोल्ड है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक बिल्डर भी रेंटल इनकम जब तक जनरेट कर सकता है तब तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल एक बिल्डर ने कोई फ्लैट लिया, अब उस फ्लैट को जब तक तो रेंट पे लगाओगे, या फिर आप नहीं मान लेते कोई घर लिया, मैंने कोई घर लिया, उससे हम रेंटल इनकम जब तक जनरेट कर सकते हैं जब तक वो अनसोल्ड है, हम उसे बेच नहीं रहे। जैसे ही बेच देंगे उसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी, फिर वो पर्सन डिसाइड करेगा कि उसे रहना है, रेंट पे लगाना है या फिर रीसेल करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम जब तक मानेंगे जब तक वो क्या है, अनसोल्ड ट्रीट की गई है। अब समझते हैं इसके एक्सेप्शंस। इफ द लेटिंग आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस देन रेंटल इनकम इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अगर हम मान लेते हैं लेटिंग आउट जो है ना वो सप्लीमेंट्री है मेन बिजनेस के लिए, तो जो रेंटल इनकम है उसको हम एज अ बिजनेस इनकम उसे टैक्सेबल मानेंगे। डिडक्शंस और अलाउंसेस फ्रॉम सच इनकम हैव टू बी कैलकुलेटेड। और यही नहीं, हम इस इनकम पे डिडक्शंस भी कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ जो अलाउंसेस मिलने वाले हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। सच इनकम हैव टू बी कैलकुलेटेड एज रिलेटिंग टू पीजीबीपी एंड नॉट रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। तो हम इसे एज अ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मानेंगे, हम ऐसे एज अ बिजनेस इनकम इसे मानेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा एक सिंपल सा टर्म। तो पहले आप यहाँ तक एक बार उतार लो, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद मैं एक फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, पहले एक बार आप सारा उतार लेना, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फॉर्मूलों के बारे में और किसके बारे में, फॉर्मेट्स के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियोज में, आने वाले कंसेप्ट में। ठीक है, तो पहले फटाफट यहाँ तक उतार लो, फिर समझते हैं इससे आगे। चलो फिर अब आगे समझते हैं। तो अब जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब तो मैंने आपको समझाया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है क्या है। अब हम समझते हैं कि हम निकालेंगे कैसे, कि कैसे आएगा, क्या वैल्यू आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट है, ये आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए, इसके बाद ही आप निकाल पाओगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, GAV, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, यानी कि एक साल की कितनी
वैल्यू रही है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास होने वाला एक अमाउंट है, या तो लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट, तो ये हमारे पास हमने वो अमाउंट मान लिया। इसके बाद लेस क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी। हम सब जानते हैं प्रॉपर्टी रखने के लिए भी हमें एक टैक्स देना पड़ता है, हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, तो हमारे पास क्या निकलेगा, नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएवी। हम एनएवी निकालेंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस, ठीक है। तो अंडर शेड्यूल 24 के हिसाब से डिडक्शंस क्या माइनस करेंगे हम इसमें से, एक तो 30% ऑफ एनएवी माइनस होगा, तो वो हमारे पास मान लेते हैं ये कुछ एक्स अमाउंट आया, वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितना हमने अर्निंग करी है, वो सब हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। आपको मेन फॉर्मेट का पता होना बहुत जरूरी है। तो 30% ऑफ एनएवी माइनस करोगे, एनएवी मैंने ऊपर निकाला था, ठीक है, माइनस करने के बाद जो आंसर आया था, तो उस एनएवी का 30% हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, भाई हो सकता है जो प्रॉपर्टी बनाई है उस प्रॉपर्टी को बनाने में बैंक से लोन लिया हो, अब बैंक से लोन लिया होगा तो भाई क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक से लोन पे, तो हम वो माइनस करेंगे। तो लोन्स पे जो लोन्स पे करने हमें पेड और पेएबल, तो वो लोन्स माइनस करेंगे, जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है वो माइनस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके टोटल डिडक्शंस मिल जाएंगे हमें, कि देखो एक तो हमें 30% ऑफ एनएवी की छूट मिलेगी, वो डिडक्शन ले लिया, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया लोन के ऊपर, दोनों को मिला के टोटल हमारे पास ये अमाउंट है डिडक्शन का। तो इसमें से हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो हमारा एनएवी आया था, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया तरीका निकालने का कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और कि भैया चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि भाई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो हमारे पास आने वाली है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ये आई है एनुअल वैल्यू, ये हम कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए भी हमें तरीका चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट ये रहा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 डील करता है इसके साथ, कि जहां पे हम एनुअल वैल्यू निकालना सीखते हैं कि एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है। तो इसका स्टेप 1 क्या रहेगा, अब ये सारे के सारे स्टेप उसके हैं। अभी स्टेप 1 देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि हमें कितना रेंट मिल सकता है, वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम इस कैसे निकालेंगे, या तो पहले हम लिखेंगे फेयर रेंट, हमने कोई भी अमाउंट मान लिया फेयर रेंट। अब ये क्या होता है, डिटरमाइंड ऑन बेसिक ऑफ रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी। ये हमने एक तरह से जैसे कि हम भी जब प्रॉपर्टी का रेंट लगाते हैं तो हम इस तरीके से लगाते हैं ना कि ऐसी ही प्रॉपर्टी सेम लोकेलिटी के अंदर सेम एरिया कितने पे चढ़ रहा है, यानी कि आसपास के लोग कितने पे रेंट पे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेंट लगाते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है जब हम फेयर रेंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ी ना कि किसी का अपना घर है तो वो कुछ भी अमाउंट मांग लेगा, नहीं, कंपटीशन के हिसाब से मांगा जाता है और एक दूसरे को देख के मांगा जाता है। तो फेयर रेंट का मतलब क्या है, डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी। मतलब सेम लोकेलिटी के अंदर सेम प्रॉपर्टी लोग कितने पे रेंट पे दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपना रेंट डिटरमाइन करते हैं। ये होता है फेयर रेंट निकालने का तरीका, जो हमने निकाल लिया कोई भी अमाउंट ये वाला। फिर क्या निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब भाई जो म्युनिसिपल एमसीडी होती है हर एक जगह की, ठीक है, तो वो किस अकॉर्डिंग जो है एक तरह से निकालती है वैल्यूएशन, वो देखते हैं। तो फॉर कलेक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज मेक अ पीरियडिकल सर्वे। तो जो लोकल अथॉरिटी है वो एक पीरियडिकल सर्वे करती रहती है ऑफ ऑल बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग का, इन देयर जुरिसडिक्शन, सच वैल्यूएशन रिप्रेजेंटिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग। और ये वैल्यूएशन ये दिखाती है कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है एक बिल्डिंग की, और उसके हिसाब से रेंटल का पता लग सकता है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन मैंने निकाल लिया यहाँ पे। फिर हम क्या लेंगे, ए और बी विच एवर इज हायर, या तो फेयर रेंट ये वाला ज्यादा हो या फिर ये वाला ज्यादा हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे। इसके बाद में डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड रेंट, वो एक अमाउंट मान लिया। और फिर सीओडी में क्या मान लेते हैं, विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब दोनों में से जो भी कम है, मतलब या तो ये कम है, ये वाला अमाउंट कम है, या फिर स्टैंडर्ड रेंट ये कम है। दोनों में से कौन सा कम होगा वो हम कहां से, देखो ध्यान से समझना, हमने एक फेयर रेंट निकाला आसपास के रेंट को देखते हुए, दूसरी चीज निकाल ली कि म्युनिसिपल कितना वैल्यूएशन बता रही है रेंट के हिसाब से, वो निकाला। फिर हम तीसरी चीज क्या लेंगे, वो वैल्यू जो इन दोनों में से ज्यादा है, या तो फेयर रेंट ज्यादा हो या फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा हो, दोनों में से एक रेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। एक रेंट हमने यहाँ पे ले लिया, मान लेते हैं जो फेयर रेंट है हमारे अकॉर्डिंग 5000 है, लेकिन म्युनिसिपल क्या बोल रहा है कि भाई नहीं, हम तो 4000 ही मान सकते हैं इस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी की वैल्यू, रेंट की वैल्यू, तो हम फिर भी ज़्यादा वाली लेंगे, विच एवर इज हायर, 5000 ले लेंगे। अब उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है वो हम एक रख लेंगे वहाँ पे, और फिर सीओडी में क्या लेंगे एज अ एक्सपेक्टेड रेंट, जोन सी वैल्यू कम है, या तो स्टैंडर्ड रेंट कम हो या फिर जो ऊपर दोनों में से कम आई थी वो कम हो, ठीक है। तो हम उसको अपना आंसर मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। इसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड रेंट को मैं डिफाइन कर दिया है, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट्स। स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट, वो एक तरह से मैक्सिमम रेंट हो गया विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम इस टेनेंट। मतलब एक पर्सन जो लीगल तरीके से रेंट ले सकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी रेंट डिटरमाइन करती है ताकि लोग जो है या फिर जो भी रेंट पे रहने वाले पर्सन है वो एक्सप्लॉइट ना किए जाए, यूं नहीं कि कुछ भी अंधा अमाउंट मांग लिया रेंट के लिए, नहीं, अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, ताकि रेंट क्या रहे, कंट्रोल में रहे, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट एक तरह से मैक्सिमम रेंट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, अगर स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है या फिर इन दोनों में जो अमाउंट, स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है पर इन दोनों में से कोई अमाउंट कम है स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से, तो हम कौन सा लेंगे, इन दोनों में से कोई अमाउंट लेंगे। यानी कि जब हम लास्ट में वैल्यू निकालते हैं इन दोनों की हेल्प से और एक इस ये वाला अमाउंट जो है, तो जोन सा कम होता है ना वो लेते हैं, विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या बनता है, एक्सपेक्टेड रेंट बनता है। इसके बाद आगे एक और फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल। यहाँ पे हम ये डिटरमाइन करना सीखेंगे कि हमने एक्चुअली में कितना रेंट रिसीव किया या फिर हम कितना रेंट रिसीव करने वाले हैं, रिसीवेबल या फिर रिसीव्ड। अब इसमें कैसे निकालेंगे, रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले तो वो लिख लो, और दैट पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर विच द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट, जब तक प्रॉपर्टी रेंट पे थी हमने वो अमाउंट लिख लिया, लेस अनरियलाइज्ड रेंट इफ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक हम लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि चलो ठीक है हमने रेंट का अमाउंट निकाल लिया कि टोटल कितना रेंट हमें मिला है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनरियलाइज्ड रेंट भी हमें देखने को मिलता है। अनरियलाइज्ड रेंट बहुत से केसेस में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल भाई जिस पर्सन को अपने रेंट पे मकान दे रखा था वो रेंट लेके भाग गया, हमने लीगली सारी कोशिश कर ली फिर भी वो रेंट हमने रिकवर नहीं कर पाई, या फिर झगड़ा हो गया अपने किराएदार से तो उसने रेंट नहीं दिया, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, हम यहाँ पे लेस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि वो रेंट जो हमें नहीं मिला है, जो हम रिकवर नहीं कर पाए। तो अनरियलाइज्ड रेंट इफ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ठीक है। रेंट रिसीव और रिसीवेबल बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब ध्यान रखना, अब वहां से हमारे पास क्या निकलेगा, ये जो अमाउंट बचेगा ना माइनस होने, ये हमारे पास क्या होगा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। हमने इसमें से वो लॉस माइनस नहीं किया जो वैकेंसी की वजह से आया है। अब बात में वैकेंसी की वजह से लॉस, अरे भाई जब मकान, जरूरी थोड़ी ना कि हर टाइम किराए पे चढ़ा ही हो, अगर कई बार जो मकान है या फिर जो कमरा है वो किराए पे नहीं चढ़ा होगा तो लॉस भी तो होगा उस स्पेस का, क्योंकि किराया तो मिल नहीं रहा उस स्पेस का। तो वही चीज यहाँ पे है, बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। इसके बाद लेस क्या करेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, फिर हमने माइनस किया वो लॉस जो वैकेंसी की वजह से हुआ। जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कोई मकान जो है उससे 60,000 रुपए आने थे, मान लेते हैं 5,000 रुपए रेंट है, ठीक है, एक कमरे का, एक महीने का, 12 महीने के हिसाब से हम मान लेते हैं 60,000 रुपए जब मिलने थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि 4 महीने मकान खाली रह गया, मकान बिका ही नहीं, तो 20,000 रुपए का लॉस हो गया ना भाई। तो कितना रेंट हमने कमाया होगा, 40,000 रुपए, ठीक है। और अगर अनरियलाइज्ड है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा कि भाई 2 महीने का तो लेके भाग गया रेंट, यानी कि 10,000 रुपए वो भी घटा लो, फिर तो 30,000 रुपए रेंट मिला सिर्फ। वही सेम चीज यहाँ पे है, तो लेस क्या करेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, की वैकेंसी की वजह से क्या लॉस हुआ, फिर क्या हुआ, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो ये रेंट हमें फाइनली यहाँ पे क्या हुआ है, मिला है, ये अमाउंट हमें एज अ रेंट की फॉर्म में मिला है। तो यहाँ पे देखो, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एलडीवी, अब एलडीवी क्या है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज हायर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ERR। अब ERR का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड कितना रेंट हमें यहाँ पे मिला है, देन GAV हमारे पास कैसे निकलेगा। अब GAV क्या था हमारे पास, ग्रोस एनुअल वैल्यू, वो निकलेगा ARR, ठीक है, यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव माइनस में UR हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, UR हमारे पास वो अमाउंट हो गया है जो अनरियलाइज्ड रेंट है। हाँ, तो ARR हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल रेंट रिसीव, यानी कि हमने कितना रेंट रिसीव किया, माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो हमने रियलाइज ही नहीं किया, हमें मिला ही नहीं, मतलब एक्चुअल कितना मिलना चाहिए था, अनरियलाइज्ड रेंट कुछ वो लेके भाग गया, कुछ हमें लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू
वैकेंसी, खाली रहने की वजह से, दोनों चीज माइनस कर दी। अनरियलाइज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं एक कमरा 5,000 रुपए में चढ़ता है एक महीने के लिए, तो साल भर में 60,000 रुपए मिलने चाहिए थे। अनरियलाइज रहा 2 महीने का, रेंट लेके भाग गया वो, और वो मैं रिकवर भी नहीं कर पाया, 10,000 रुपए का वो नुकसान। ठीक है, तो 60 में से 10 गए, कितना बचा? 50। 4 महीने खाली रहा वो, तो 20,000 रुपए का वो नुकसान, तो 50 में भी 30,000 रुपए मुझे एक्चुअली मिलेंगे। तो इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV, जब हम ARR निकालते हैं, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV इज लेस देन ER, देन स्टेप 3, तो हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट आया है ARR का UR को हटाने के बाद, और LDV यानी कि UR यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट को हटाने के बाद, और LDV लॉस ड्यू टू वैकेंसी हटाने के बाद जो बचेगा, अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। और इसमें क्या होगा? इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV इज लेस देन ER ड्यू टू लॉस ड्यू टू वैकेंसी ओनली, देन GAV इक्वल्स टू ARR माइनस UR माइनस LDV, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा, इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR LDV इज लेस देन ER, तो ड्यू टू वैकेंसी एंड अदर फैक्टर्स, देन GAV, तो हमारे साथ होगा ER माइनस में LDV, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्या होता है? इफ ARR आफ्टर डिडक्टिंग UR एंड LDV, अगर हम ARR निकाल रहे हैं UR और LDV को हटाने के बाद, वो लेस देन है ER से ड्यू टू अदर फैक्टर, किसी और फैक्टर ही है, तीनों में अलग रीजन है। पहले पार्ट में रीजन क्या था? लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ वैकेंसी ओनली, सिर्फ ये फैक्टर था। दूसरे में क्या फैक्टर बना? लॉस ड्यू टू वैकेंसी और दूसरे फैक्टर, तो हमने दोनों माइनस किए। और तीसरे में क्या बना है? सिर्फ दूसरे फैक्टर्स, तो हमारा GAV बराबर होता है ER के, एक्सपेक्टेड किसके? रेंट के। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए जो है ना हम क्या निकाल सकते हैं कि असली में हमें प्रॉपर्टी से कितनी इनकम मिल रही है। उम्मीद है आपको सारे फॉर्मेट समझ में आए हैं। काफ़ी टाइम दिया इनको समझाने के लिए, मैंने रिपीट भी किया है काफ़ी कई बार वीडियो में, तो हो सकता है कुछ बच्चे जो स्मार्टली समझ गए होंगे, या फिर जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा वो इरिटेट भी हुए होंगे। तो भाई टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे, पक्का आएंगे, और उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब तो हमारा मेन जो है ना कंसेप्ट रह गया है इस चैप्टर में, एक तो म्युनिसिपल टैक्स को लेके, दूसरा न्यू टैक्स रिजीम को लेके, क्योंकि जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, पेड टू लोकल अथॉरिटी, उसके बारे में तो बात करनी है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी हम समझेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसको जो उतार सकता है मटराउंड बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे यानी कि 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की दिक्कत रहेगी हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, और भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इन वीडियोस को उन बच्चों को जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।